नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम एंड सक्सेस 0.22 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही आपको बताएं हैं कि हमारी जो ये वीडियोज़ हैं वो MPTET वर्ग 3 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अगर जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा हमने अपनी पिछले वीडियो में फैमिली के बारे में 2-3 वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जो कि डाला गया है, उससे आप देख सकते हैं। उसमें फैमिली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हर एक टॉपिक जो है तो उसमें जोड़ा गया है। और दूसरा अगला जो यूनिट फर्स्ट का जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पशु पक्षी। साथियों, पशु पक्षियों से तो आप लोग परिचित होंगे और इसके बाद जो है तो कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं जो कि पशु पक्षियों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। दोस्तों, आपको जैसा विदित है कि जो ये संसार है वो पशु पक्षियों से बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि केवल इंसान है उसी बस को आवश्यकता होती है, जहाँ पशु यानी कि जीव जंतुओं को भी बेसिक नीड्स होती हैं। अब कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं इनके बारे में आप देख लीजिए। पशु पक्षियों एवं जंतुओं को जो है आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ जो है ये जो पशु पक्षी हैं वातावरणीय दशाओं से भी प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक इंडिया में हर एक जगह की जो जलवायु है वो अलग अलग है और अलग अलग पशु पक्षियों की जो शारीरिक संरचना होती है वो भी अलग अलग होती है। इसके साथ इन पशु पक्षियों में जो है वो संवेदना, संघर्ष एवं प्रेम भी पाया जाता है। संवेदना, संघर्ष एवं प्रेम भी पाया जाता है। संघर्ष के बारे में तो जैसा आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कि प्राणियों में जो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, यानी कि इस भीड़ भाड़ वाले संसार में आपस में भोजन के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए संघर्ष होता है और वही पक्षी या जीव जंतु जीवित रहते हैं जो कि उसमें जीत जाते हैं। इसके साथ प्रेम भी पाया जाता है। आप लोग प्रायः यानी कि दैनिक जीवन में अनुभव किया हुआ उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी गाय या कोई भी भैंस नया बच्चा दी है, अगर आप उसके बच्चे के पास जाएं तो वो जो गाय या भैंस होती है वो आपको मारने के लिए दौड़ती है। मतलब ये है कि उसको उस बच्चे से प्रेम है और वो ये जानती है कि शायद आप उस बच्चे को हानि पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तीसरा है विविध पैटर्न। साथियों, हर एक यानी कि स्टेट में हर एक जगह में पाए जाने वाले जंतुओं में जो है उनमें विविध प्रकार के पैटर्न पाए जाते हैं, डिजाइन पाए जाते हैं और ये जो डिजाइन है वो उनकी जलवायु के कारण होता है। जैसा कि आप विदित को जानकारी होगी कि इस इंडिया में हर एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि विषम जलवायु पाई जाती है और विषम जलवायु पाए जाने के कारण उसमें विविध प्रकार के पैटर्न भी पाए जाते हैं। तो पैटर्न की जो संरचना है वो जलवायु के कारण होती है। साथियों, यह क्वेश्चन सीटेट में एक बार पूछा जा चुका है। इसके साथ अगर जंतुओं को हम निवास के स्थान पर जंतुओं का प्रकार बताएं तो हम देख सकते हैं थलचर है, जलचर है, नभचर है और उभयचर हैं। थलचर प्राणी वो होते हैं जो कि स्थल में रहते हैं, जैसा आप जानते होंगे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया और विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, ठीक है। इसके पश्चात जलचर। जलचर प्राणी वो होते हैं जो कि जल में अपना निवास करते हैं, जैसे वो कुत्ता, मछली हो गया और समुद्री घोड़ा हो गया, मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया। यहाँ पर कुत्ता मछली का जो साइंटिफिक नेम है उसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके पश्चात है नभचर। नभचर यानी कि नभ मीन्स आकाश और चर यानी विचरण करने वाले, अर्थात वो पक्षी, वो जीव जंतु जो आकाश में विचरण करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ आ गई, वो जो है तो नभचर के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात उभयचर। उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं। जैसे कि एक बहुत पहले एक कविता कही गई थी कि जल में जलचर रहते हैं और थल में थलचर रहते हैं और जल थल में जो रहते हैं उन्हें उभयचर
कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उभयचर है वो जल में भी अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं और थल में भी। इसमें जो है तो मेढक हो गया, केचुआ हो गया, ये जो प्राणी है वो उभयचर में आते हैं। साथियों अगला जो है जीवित जीवाश्म, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जीवित जीवाश्मों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में जीवित जीवाश्मों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक जो प्रजाति है वो ऑलिव रिडले की है। किसकी है? ऑलिव रिडले की है, जो कि सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। इनको जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? इनको जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर 150 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। 150 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं, इसलिए इनको जो है तो जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जलवायु के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर अगर हम जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु मिलती है, एक गर्म जलवायु और एक शरद जलवायु। गर्म जलवायु में जो रहने वाले प्राणी हैं वो ऊँट है, भेड़ है, चिंकारा और गोडावड़। गोडावड़ अगर MP के अधिकांश अभ्यर्थी परिचित हो गए, गोडावड़ जो कि एक राजस्थान में के जलवायु में पाया जाने वाला पक्षी है और इसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहा जाता है। गोडावड़ जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसके पश्चात जो शरद जलवायु है, शरद जलवायु में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जो प्राणी होते हैं वो ध्रुवी भालू है और याक। कहने का मतलब ये है कि शरद जलवायु में वही प्राणी रह पाते हैं जिनके जो बाल होते हैं बड़े होते हैं। इसके साथ जो उनकी ऊपर की स्किन होती है उसके नीचे जो है तो वसा की एक परत जमी होती है, जिसके कारण ये भीषण ठंड से भी इनकी सुरक्षा करती है। इसके बाद है यार प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता को जो है डिवाइड किया है अरस्तु ने। इन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, अरस्तु अरिस्टोटल। और इन्होंने जो है तो बताया कि जो जंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक एनाइमा और दूसरा इनाइमा। एनाइमा से सीधा स्पष्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का अभाव, अर्थात ऐसे प्राणी जिनके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, अर्थात उनके शरीर में रक्त तो पाया जाता है लेकिन लाल रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त जिसमें नहीं पाया जाता है उसे जो है तो एनाइमा। और इसके अंतर्गत जो आने वाले हैं कौन कौन से हैं? मोलस्का हैं, स्पंज है और आर्थ्रोपोडा। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं वो एनाइमा के अंतर्गत आते हैं और इनाइमा के अंतर्गत जिनके शरीर के रक्त में RBC पाई जाती हैं। RBC का मतलब यह है कि रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनका जो ब्लड होगा वो लाल होगा। और इस प्रकार से जो इनाइमा के अंतर्गत आते हैं जितने भी प्राणी हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, गाय हो गया, भैंस हो गया, इनके शरीर का जो ब्लड होता है वो लाल होता है, उन्हें इनाइमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे कि कैरोलस लीनियस जंतु जगत का जो पहली बार वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, जंतु जगत का जो पहली बार वर्गीकरण दिया गया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है टैडपोल। आखिर टैडपोल है क्या? टैडपोल को लार्वा के नाम से जाना जाता है। आप लोग बरसात के सीजन में मेढक की ये छोटी छोटी ऐसे पूंछ वाले जो है तो देखे होंगे, कहीं गड्ढे का पानी भरा होगा या किसी तालाब में या नदी नालों पोखरों में, तो इसे मेढक की जो प्रारंभिक अवस्था है, मेढक के जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे टैडपोल के नाम से जाना जाता है। और टैडपोल जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित होते हुए मेढक में बदल गए, मेढक में बदल जाते हैं, तो इन्हें जो है तो कायंत्रण के नाम से जाना जाता है। अर्थात कायंत्रण द्वारा ये जो है अपने वास्तविक शरीर मेढक में बदलते हैं। और कायंत्रण के लिए साथियों किसकी ज़रूरत होती है? आप जानते हैं
कि मनुष्य के शरीर में ही नहीं बल्कि जितने प्राणी हैं सब में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है और थायराइड ग्लैंड से जो है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो मेढक के टैडपोल के कायांतरण के लिए जिम्मेदार है। अर्थात अगर मेढक में थायराइड ग्लैंड ना हो तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावन नहीं होगा और थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा। आपको पता है कि थायरॉक्सिन मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है? सोडियम की मुख्य रूप से भूमिका होती है। ये जो सोडियम है उनके कायांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए साथियों ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा भी गया है कि कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हार्मोन्स है वो किस ग्रंथ से निकलता है। तो साथियों इसका सही जो सटीक आंसर है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसके बाद साथियों पक्षियाँ, आप देखे होंगे कि पक्षियाँ प्रायः कहीं भी अगर बैठी रहें वो क्या करती हैं? अपना सिर इधर से उधर हिलाती रहती हैं। काहे ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो आँखें होती हैं वो फिक्स होती हैं। उनकी जो आँखें वो फिक्स हैं, मतलब वो देख रही हैं तो सीधा सामने, इसके अलावा वो नहीं देख सकती। इसलिए वो चौकन्ना रहती हैं कि कहीं कोई हमारे पास खतरा तो नहीं है। इसलिए जो है तो पक्षियाँ जो है तो अपना सिर हमेशा हिलाती रहती हैं और चारों ओर देखती रहती हैं। साथियों हमारे पशु एवं पक्षी से संबंधित अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसमें जो कोई भी कमी हो रही है या अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी, और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसके लिए भी कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।